वेलकम बैक फ्रेंड्स। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि कोर्ट बिना किसी नेग्लिजेंस से किसी डॉक्टर को 5 लाख का जुर्माना लगा दे, एंड दैट टू इन 1993, इतने सालों पहले। अब आप उसके हिसाब से आज निकाल लो 5 लाख की वैल्यू कितनी होगी। तो व्हाट वी कैन डू, वी कैन स्टडी ए केस, और दैट इज डॉक्टर के कक्कर वर्सेस नीतू सिंह, जो कि 1993 में रजिस्टर हुआ था। छोटा सा ब्रीफ आपको इसके बारे में देता हूँ और इसकी स्पेशल चीज़ बताता हूँ कि इसमें बिना नेग्लिजेंस के डॉक्टर को 5 लाख रुपए का कंपनसेशन अवार्ड करने का ऑर्डर दिया गया था, और जिसको एक्सेप्ट भी कर लिया गया। क्या कंडीशंस थी, क्या पूरे इसमें सिचुएशन अराइज हुई, ये सब हम इस पूरे वीडियो में देखेंगे। तो हाय, मैं हूँ डॉक्टर शशांक शर्मा, आपका होस्ट एंड दोस्त, और आप देखते हैं हमारा चैनल डॉक्टर इन लॉ, वे लॉ मीट्स मेडिसिन। इस चैनल का एक ही हमारा मोटिव है कि आपको मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस और मेडिकल नेग्लिजेंस केस के बारे में इन डिटेल इन डेप्थ हम बताएं। तो सबसे पहले आपको ब्रीफ देता हूँ। इसमें हुआ यह था, नीतू सिंह जी जो पेशेंट थी, वो एडमिट हुई थी मई के अंदर, 23 मई को फॉर एग्जांपल। और अगले दिन सुबह जो है उनका सिजेरियन सेक्शन हुआ था, लेकिन सिजेरियन सेक्शन के दौरान कुछ कॉम्प्लिकेशन हो गए, जिसकी वजह से वो चली गई परसिस्टेंट वेजिटेटिव स्टेट में। उसके बाद से कोमा में, उन्हें कई जगह रेफर भी किया गया। रेफर क्या मतलब कि उनको ले जाया गया अलग अलग हॉस्पिटल्स में सेकंड ओपिनियन थर्ड ओपिनियन के लिए। बट फाइनली 1993 में उनके साथ ये हुआ था डिलीवरी के टाइम पे, एंड 2004 में उनकी डेथ हो गई। 2014 तक ये केस चला और डिसाइडेड हुआ फाइनली नेशनल कंज्यूमर कमीशन में, और उसी के बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हम पार्टीज टू द केस क्या क्या थी। पार्टीज थी सबसे पहले मिसेस नीतू सिंह जी, वो खुद पार्टी थी। अब इसके बाद में पार्टी बने उनके फादर, मदर, हस्बैंड और सन। सन तो अभी पैदा ही हुआ था, ठीक है। फादर से लेके चलते हैं। फादर की डेथ हो गई थी 1998 में। मदर ने फाइनली ये पूरा केस लड़ा था। हस्बैंड जो थे उन्होंने सुसाइड कर लिया था 94 के अंदर। और बेटा जो था वो 93 के अंदर केस लड़ने लायक था नहीं, लेकिन 2004 में ही वॉज अराउंड 11 ईयर्स। उसको काफ़ी कोशिश की गई ऑन बोर्ड लाने की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के नेशनल कमीशन के ऑन रिकॉर्ड ये नोटेड है कि काफ़ी कोशिश की गई उनको पार्टी बनाने की, लेकिन वो नहीं बन पाए फॉर अननोन रीजंस वट एवर नॉट डिस्क्लोज इन द जजमेंट। इसके अलावा सामने वाली जो डिफेंडेंट पार्टी थी, रेस्पोंडेंट पार्टी जो थी, वो थे डॉक्टर के कक्कर, जिनका वो क्लिनिक था। इसके बाद डॉक्टर मिसेस कक्कड़ जो उनकी वाइफ थी, गायनेकोलॉजिस्ट थी, और डॉक्टर विजय सिंघल जो कि उसमें पार्टनर थे, या फिर आप मान लीजिए उस हॉस्पिटल में एनेस्थीजियोलॉजिस्ट थी। इसके अलावा इंश्योरेंस कंपनी को भी पार्टनर बनाया गया, यूजुअली क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी भी कहीं ना कहीं फाइनेंशियली इन्वॉल्व है, उसी को पे करना था। तो शी वॉज मतलब कंपनी वॉज ऑल्सो मेड द पार्टी। इसके बाद ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ट्रीटमेंट दो डॉक्टर्स को भी बुलाया गया था, डॉक्टर अजीत साहनी एंड डॉक्टर पंकज बंसल। ये लोकल कॉन्टैक्ट थे किनके, पेशेंट के। मतलब कि जब वो अंदर थी, लेबर में कॉम्प्लिकेशंस वगैरह हो रही थी, उसके बाद में डॉक्टर अजीत साहनी और डॉक्टर पंकज बंसल को एज ए स्पेशलिस्ट पेशेंट साइड से कॉल किया गया था, डॉक्टर साइड से नहीं। ठीक है, क्लिनिक ने नहीं कॉल किया था उनको। इसके बाद इस सारे केस में क्या हुआ था, काफ़ी मेडिकल कॉम्प्लिकेशन वगैरह, मेडिकल टर्म्स वगैरह थी, और कोर्ट को वो चीज़ें समझ में नहीं आती है, मतलब डिफिकल्टी इन अंडरस्टैंडिंग। आज हमको भी लीगल टर्म्स अगर कोई समझने को बोले तो हम नहीं समझ सकते। तो उस केस में क्या होगा कि हमें एक लीगल एक्सपर्ट चाहिए जो हमें लीगल भाषा को हमारी भाषा में, लेमन भाषा में समझा सके। इसी तरीके से कोर्ट को भी एक एक्सपर्ट चाहिए होता है जो कि उन्हें मेडिकल टर्म्स को बेसिक लैंग्वेज में समझा सके, ताकि वो जो फैक्ट्स, जो प्रिंसिपल्स हैं मेडिसिन के, उनको फैक्ट्स ऑफ द केस पे अप्लाई करके और अपना जजमेंट दे सके। ये बेसिक प्रिंसिपल है एक्सपर्ट ओपिनियन का। तो इसमें एक्सपर्ट ओपिनियन म्यूचुअल कंसेंट से डिसाइड हुआ। कैसे? एक तो डॉक्टर मजहर हुसैन थे, उनको एक पैनल दिया गया पूरा सबसे पहले डॉक्टर्स का, कि आपको सबसे पहले तो दो तरह के डॉक्टर्स चाहिए। एक तो आपको न्यूरोलॉजिस्ट चाहिए क्योंकि कोमा वोमा में चली गई हो, और दूसरा आपको गायनेकोलॉजिस्ट चाहिए क्योंकि डिलीवरी से रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन थे। तो अगर हमें कुछ भी चीज़ डिसाइड करनी है तो हमें स्पेशलिस्ट चाहिए उस फील्ड के, तो एक न्यूरोलॉजिस्ट और एक गायनेकोलॉजिस्ट। तो इस केस में क्या हुआ, उन्होंने एक पूरा पैनल दिया, कई सारे न्यूरोलॉजिस्ट के नाम बताए, कई सारे गायनेकोलॉजिस्ट के नाम बताए। तो फाइनली दोनों पार्टीज, जो सुनीता क्या कहते हैं, हमने नीतू सिंह वाली साइड थी और कक्कर सर वाली साइड थी, ये दोनों आपस में एक साइड एक उस पर कंसेंसस में आ गए कि डॉक्टर मजहर हुसैन जो है, न्यूरोलॉजी के हेड जो है, इनको एक तो इनसे एक्सपर्ट ओपिनियन लिया जाए इस केस पे। दूसरा डॉक्टर हेम प्रभा है जो कि गायनेकोलॉजिस्ट एंड प्रोफेसर है केजीएमसी लखनऊ पे। तो केजीएमसी लखनऊ से ये दो डॉक्टर्स बुलाए गए, इनसे इस केस के बारे में एक्सप्लेनेशन पूछा जाए कि बताओ इसमें हुआ क्या एक्चुअली, आपकी राय में क्या है। क्योंकि अगर डॉक्टर से के कक्कड़ से बोलेंगे वो तो हर चीज़ को सही बोलेंगे,
और अगर पेशेंट साइड से पूछेंगे तो हर चीज़ को गलत बोलेंगे, तो इसलिए इनको न्यूट्रल अनबायस्ड एक्सपर्ट ओपिनियन के लिए बुलाया गया। ऐसा होता है कंज्यूमर कोर्ट में, ठीक है, किसी भी कोर्ट में होता है। जब भी अगर मान लो यही कोई फायर एक्सीडेंट होता तो वो किसी ना कहीं फायर सेफ्टी वाले को या फिर फायर फोरेंसिक वाले को लेके आते कि हमें मैटर समझाओ कि यहाँ पे क्या चीज़ है। तो एक्सपर्ट्स को ऐसे कॉल किया जाता है। इस केस में भी इन दो एक्सपर्ट्स को बुलाया गया। अब हम टाइमलाइन देखते हैं और फैक्ट्स देखते हैं। जैसे सबसे पहले 25 मई 2093 को क्या हुआ था। सबसे पहले 6:30 PM को नीतू सिंह को एडमिट किया गया था। पता नहीं इनका एंटीनेटल ट्रीटमेंट अप टू 9 मंथ्स कहाँ पे चला, बट इनको यहाँ पे एडमिट किया गया फाइनली लेबर पेन के साथ में। जब उनको एडमिट किया गया यहाँ पे तो उनका हाई बीपी था, प्रोटीन यूरिया, जो कि स्ट्रिप टेस्ट से पता चला था, मतलब कोई लैब डायग्नोसिस नहीं था प्रोटीन यूरिया का, बट स्ट्रिप टेस्ट होता है एक, आप यूरिन में एक स्ट्रिप को डिप करते हैं और अगर एल्बुमिन होता है या फिर उसमें प्रोटीन होता है तो वो पता चल जाता है। स्वेलिंग ऑफ द फीट, ये क्लासिकल साइन होते हैं, ये ट्रायड होता है, हाई बीपी, प्रोटीन यूरिया और स्वेलिंग ऑफ द फीट। ये प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन की नेक्स्ट स्टेज होती है जिसको बोलते हैं प्री एक्लेम्सिया। प्री एक्लेम्सिया इसका मतलब ये आगे प्रोग्रेस होकर एक्लेम्सिया बन भी सकता है। तो एक्लेम्सिया क्या होता है, हाइपरटेंशन, यूरिन में प्रोटीन, स्वेलिंग ऑफ द फीट, और फिर उसके बाद में फिट्स आना शुरू हो जाए, मतलब कि झटके, मतलब एपिलेप्सी आना शुरू हो जाए, तो उसे बोलते हैं हम एक्लेम्सिया। एक्लेम्सिया लाइक है फ्लैश ऑफ लाइट, ये एक फॉरेन टर्म है जिसका लिटरल मीनिंग ये होता है, तो हमें ये याद रखना है। ज़रूरी नहीं है, ये मैं आपको बता देता हूँ एज ए मेडिकल एक्सपर्ट, ज़रूरी नहीं है कि डायरेक्ट पहले प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन होगा, फिर प्री एक्लेम्सिया होगा, फिर एक्लेम्सिया होगा। कई बार एक्लेम्सिया डायरेक्ट भी प्रेसिपिटेट हो जाता है, ठीक है। तो ऐसा हुआ था, शाम को वो एडमिट हुई और एडमिशन के टाइम पे उनके प्री एक्लेम्सिया डायग्नोज हो गया। एक डिसीजन लिया गया सिजेरियन सेक्शन कंडक्ट करने का अगले दिन सुबह 7:10 पे, अगले दिन, ठीक है। इसके बाद कंसेंट ली गई पेशेंट की, और वो क्यों करना चाह रहे थे, क्योंकि सेफेलोपेल्विक डिस्प्रोपोर्शन था, ऐसा बोलते हैं कि मतलब कि जो पैसेज था बच्चे के बाहर निकलने का वो कॉन्स्ट्रिक्टेड था, अगर वो निकलता बाहर तो बच्चे और माँ दोनों को हानि होने की संभावना थी, बच्चा फीटल डिस्ट्रेस में आ जाता है, तो फीटल डिस्ट्रेस में आने के बाद में इमरजेंसी सिजेरियन सेक्शन करना पड़ता है। तो कंसेंट ले ली गई, उस पर आईवी ड्रिप लगा दी गई, वो नलची लगा दी गई, उसे ऑपरेशन थिएटर में ले जाया गया, जहाँ पे कि उनके एनेस्थीसिया देने से पहले ही उनको कन्वर्जन स्टार्ट हो गया, मतलब कि जो प्री एक्लेम्सिया था अब वो एक्लेम्सिया में कन्वर्ट हो गया। जो फिट्स थे उनको कंट्रोल कर लिया गया, स्कॉलिन, सक्सिनाइल कोलिन करके एक ड्रग होती है, उससे उसको कंट्रोल कर लिया गया। बेबी को, मतलब कि जो बच्चा था उसको डिलीवर कर दिया गया 8:13 AM पे, 7:10 पे सुबह उनको ओटी में लिया गया और 8:13 को बच्चा डिलीवर हो गया। उसके बाद लोअर सेगमेंट सीजेरियन सेक्शन, मतलब कि ये भी दो टाइप के होते हैं, अपर सेगमेंट सीजेरियन सेक्शन और लोअर सेगमेंट सीजेरियन सेक्शन। LSCS आजकल ज़्यादा प्रेफर किया जाता है, ठीक है। लोअर सेगमेंट में इंसिजन लगा के बच्चे को बाहर निकाल लेते हैं, तो वो निकाला बच्चे को बाहर और वापस टाके लगा के उसको बंद कर दिया गया। अब क्या हुआ, जो पेशेंट थी, जो नीतू सिंह थी, वो इरिवर्सिबल ब्रेन डैमेज के अंदर चली गई, वो परसिस्टेंट वेजिटेटिव स्टेट के अंदर चली गई, ठीक है। बहुत सारे रीजन होते हैं इसके, बाद में डिस्कस करेंगे। बट डॉक्टर अजीत और डॉक्टर पंकज बंसल, आपको याद होगा कि उन्होंने पेशेंट ने बनाया था, ठीक है, वर कॉल्ड बाय द पेशेंट ऑन देयर पर्सनल टर्म्स एंड सेड टू कंटिन्यू द ट्रीटमेंट, मतलब वो आए हॉस्पिटल के अंदर, वो मिले पेशेंट से, ठीक है, कक्कड़ क्लिनिक के अंदर वो पेशेंट से मिले और उन्होंने देखा कि हाँ, जो इनको कागज पे जो ट्रीटमेंट दे रखा है, अब जो चल रहा है इनका वो ओके है, मतलब कि अब जो इनकी परसिस्टेंट वेजिटेटिव स्टेट है, इसमें जो ट्रीटमेंट देना चाहिए वो यही है, ठीक है। लेकिन रिलेटिव्स माने नहीं, रिलेटिव्स ने क्या किया, उनको शिफ्ट किया पेशेंट को बरेली के एक लोकल हॉस्पिटल में सबसे पहले, जिसका नाम था शील नर्सिंग होम। शील नर्सिंग होम के अंदर उन्होंने शिफ्ट किया। ये कैसे किया उन्होंने, कि वो जो कक्कड़ साहब का जो हॉस्पिटल था वहां से वो एब्सकॉन्ड हो गए। जब भी कोई पेशेंट किसी हॉस्पिटल से जाता है या तो वो डिस्चार्ज होता है, मतलब कि डॉक्टर उसको बोलते हैं यहाँ से ले जाओ, मतलब कि ठीक हो गया है, या फिर उसे रेफर करता है डॉक्टर के इसको इस डॉक्टर के पास ले जाओ, मेरे पास यहाँ पे सुविधा नहीं है। या तो या फिर होता है लामा, लीव अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस, मतलब डॉक्टर कह रहा है कि आप मत जाओ, लेकिन पेशेंट बोलता है कि नहीं नहीं हमको जाना है, आप चाहे जो भी बोलो, तो पेशेंट उस पर लामा लिख देता है कि लीव अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस, और पेशेंट फिर दूसरे हॉस्पिटल में चला जाता है। एक होता है एब्सकॉन्ड, मतलब कि पेशेंट बिना बताए हॉस्पिटल से भाग जाए, ठीक है, आपने पेशेंट को लिया और पेशेंट को लेके चले गए,
किसी को पता नहीं चला। किसी को पता चला या नहीं चला, लेकिन आपने पेशेंट को उठाया और आप लेके चले गए, भले ही सबके सामने में चले गए, कोई पेपर वर्क नहीं हुआ, तो दैट इज कॉल्ड एज एब्सकॉन्ड, मतलब फरार। ठीक है, तो फरार हो गए वो वहां पे, और कोई पेमेंट उन्होंने कक्कड़ हॉस्पिटल में नहीं दिया। इस तरीके से वो पहुंचे शील नर्सिंग होम में। उसके बाद में उन्हें एसजीपीजीआई लखनऊ में 21/6/2093 को शिफ्ट किया गया। और देखो, 24 मई को वो वहां से लेके गए थे उसको शील नर्सिंग होम में, और फिर वहां से उसको 21 जून को एसजीपीजीआई में उन्होंने एडमिट किया। वहां से एसजीपीजीआई से उनको डिस्चार्ज कर दिया गया 17 अगस्त को, जून जुलाई अगस्त, ठीक है, ऑलमोस्ट 2 महीने 2 महीने तक वो वहां पे रही। इन्हें परसिस्टेंट वेजिटेटिव स्टेट, परसिस्टेंट वेजिटेटिव स्टेट वो होती है जिसमें कोई रिफ्लेक्स नहीं होता, बिल्कुल पेशेंट बिल्कुल लाश की तरह होता है। ठीक है, इसके बारे में अभी डिटेल में बाद में डिस्कस करेंगे। बट इस कंडीशन में उनको डिस्चार्ज कर दिया गया कि अब आप जाओ, अब इनको हॉस्पिटल में रखने से कोई फायदा नहीं है, सेवा करो बस। ठीक है, तो केस जो फाइल हुआ 1993 में, ठीक है, ऑब्वियसली उनको लग रहा था मेडिकल नेग्लिजेंस है। मेडिकल नेग्लिजेंस का केस फाइल हुआ 1993 में, और हस्बैंड जो था उसने सुसाइड कर लिया 1994 में। फादर जो थे नीतू सिंह जी के, वो ही डाइड इन 1998। स्टेट कमीशन ने 1993 से लेकर 2004 तक केस चलाया। यूजुअली 3 से 5 महीने में डिसीजन आ जाता है कंज्यूमर फोरम का, बट अगर डिले होता है तो रीजन शुड बी रिकॉर्डेड। उसमें रीजन काफी सारे थे, तो केस थोड़ा कंज्यूमर फोरम में लंबा चल गया, यूजुअली इतना लंबा चलता नहीं है। ठीक है, 2004 में डिसीजन आया, और नीतू सिंह डाइड इन 2004। इसमें जो स्टेट कमीशन था, उसने डिसीजन दिया डॉक्टर के अगेंस्ट। ठीक है, अगेंस्ट डॉक्टर, और ये था 9 लाख रुपए का जुर्माना। कैसे? 3 तो देंगे आपके डॉक्टर कक्कड़, 3 लाख देंगे आपके मिसेस कक्कड़, और 3 लाख देंगे आपके एनेस्थीजियोलॉजिस्ट, तो तीनों मिलकर 9 लाख रुपए इनको देंगे। ये डिसीजन आया 2004 में। नीतू सिंह जी जो पेशेंट थी, परसिस्टेंट वेजिटेटिव स्टेट में और कोमा में चल रही थी, उनकी डेथ हो गई 2004 के अंदर। डॉक्टर्स ने अपील की 2004 में नेशनल कमीशन में। ठीक है, स्टेट कमीशन के अगेंस्ट आप नेशनल कमीशन में ही अपील कर सकते हो। तो इस तरीके से होता है, सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट कमीशन, फिर उसके बाद स्टेट कमीशन, उसके बाद नेशनल कमीशन, उसके बाद होता है आपका सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, फाइनल डिसीजन जो इसका आया नेशनल कमीशन का, दैट वाज इन 2014। ठीक है, डिसीजन क्या आया, कैसे आया, उसके बारे में हम अब डिटेल से देखेंगे। टाइमलाइन आपको समझ में आ गई। अब पॉइंट्स ऑफ डिस्प्यूट जो थे उनके बारे में हम एक एक करके बात करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो पेशेंट थे, मैं आपके सामने फाइल से डिस्कस करता हूँ, जो मेरे पास फाइल की कॉपी है, मतलब नोटेड कॉपी है, एग्जैक्ट कॉपी नहीं है, फोटो कॉपी नहीं है। ठीक है, सबसे पहले तो इन्होंने बोला, देखिए हम 4 इसमें सेक्शन बना लेते हैं। ठीक है, ये हो गया। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कंप्लेनेंट, इसके बाद हम यहाँ पे लिख देते हैं डिफेंडेंट, मतलब डॉक्टर। ठीक है, इसके बाद हम देते हैं स्टेट कमीशन ने क्या बोला और नेशनल कमीशन ने क्या बोला। ठीक है जी, सबसे पहले कंप्लेनेंट जो थे, इन्होंने बोला कि यहाँ पे कोई एक्लेम्सिया था ही नहीं, प्री एक्लेम्सिया या एक्लेम्सिया हाई बीपी था ही नहीं। क्यों? क्योंकि इन्होंने जो लैब टेस्ट किया था, मतलब इन्होंने जो डायग्नोस किया था हाई बीपी, खुद से रिकॉर्ड कर लिया, और जो टेस्ट था वो कोई लेबोरेटरी टेस्ट नहीं था, कोई डॉक्यूमेंट नहीं था, इन्होंने सिर्फ एक स्ट्रिप डुबो के ही एल्बुमिन डिटेक्ट कर लिया था। मतलब कि अगर ये चाहें तो इसको फोर्ज भी कर सकते हैं, मतलब इन्होंने कुल मिला के गलत इन्होंने बताया है। पेशेंट साइड से यूँ बोल रहे थे इनके कोई प्री एक्लेम्सिया या एक्लेम्सिया नहीं था, जिसकी वजह से सर्जरी के दौरान इनकी, मतलब कि इनको फिट्स आए, उसकी वजह से इनके ब्रेन में ऑक्सीजन कम हुई, हाइपोक्सिया हुआ, और जिसकी वजह से ये परसिस्टेंट वेजिटेटिव स्टेट में चली गई। ये था डॉक्टर्स का वर्जन कि ऐसा हुआ था, लेकिन पेशेंट्स ये मानने को तैयार नहीं थे। पेशेंट्स का मानना था कि जो एनेस्थीसिया है उसकी वजह से, गलत एनेस्थीसिया की वजह से ये परसिस्टेंट वेजिटेटिव स्टेट में चली गई, इसकी वजह से इनकी ये कंडीशन हुई। तो अब ये हर पॉइंट बाय पॉइंट रिबटल कर रहे हैं डॉक्टर्स के केस को। सबसे पहले इन्होंने बोला प्री एक्लेम्सिया ही नहीं था। ठीक है, तो प्री एक्लेम्सिया के लिए डिफेंडेंट डॉक्टर ने बोला कि ट्रायड होता है, तो ट्रायंगल होता है, ट्रायड होता है आपका, जिसमें स्वेलिंग ऑफ फीट होता है, हाइपरटेंशन होता है और इसके बाद प्रोटीन यूरिया होता है।
तो हमने स्ट्रिप टेस्ट से डायग्नोस कर लिया, तो हमने उस पर प्रीक्लेम्सिया उसको डायग्नोस कर लिया। स्टेट कमीशन बोलता है कि नहीं, ये कंट्रोवर्शियल है, ठीक है। नेशनल कमीशन पर हम बाद में जाएंगे। इसके बाद कंप्लेनेंट ने बोला कि डॉक्यूमेंट जो है फोर्ज्ड है, डॉक्यूमेंट जो है लेट सबमिट किए काफ़ी, तो ये फॉर्जरी हुई है इसमें, डॉक्यूमेंट्स हुआ होगा कुछ ना कुछ, डिटेल में जजमेंट में इतना कुछ नहीं है। डिफेंडेंट ने बोला नहीं, हमने लीगली सब कुछ भेजा है और लीगली बेस से हमने प्रोसीड किया है। स्टेट कमीशन ने बोला ये भी कंट्रोवर्शियल है, ठीक है। इसके बाद में ये बोल रहे हैं कि बीपी के क्राइटेरिया के बारे में हमको पता नहीं है, तो डॉक्टर बोलते हैं कि आपको पता होने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि डॉक्टर हम हैं, हम बताएंगे कब बीपी है, कम कम है, ज़्यादा है, आपको इसमें पंचायती में पढ़ने की क्या ज़रूरत आ रही है। इसके बाद में स्टेट कमीशन ने ऑर्डर दिया कि क्योंकि उसका डायस्टोलिक बीपी 180 mm ऑफ एचजी से कहीं भी ज़्यादा नहीं था, कहीं भी ज़्यादा नहीं था, तो इसका मतलब उसके एक्लेम्सिया में जाने के चांसेस ही नहीं है, ठीक है। स्टेट कमीशन ने ये बोला, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने डॉक्टर की बात फिर काट दी, तो अभी तक डॉक्टर के खिलाफ ये पॉइंट चला गया, ये पॉइंट चला गया, ये पॉइंट चला गया, ये पॉइंट चला गया। इसके बाद क्या हुआ था कि जब शाम को उसको एडमिट किया था, तो इन्होंने रिकॉर्ड किया, डॉक्टर्स ने रिकॉर्ड किया कि उसको प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन और प्री एक्लेम्सिया था, ठीक है। तो उसके हिसाब से उसके एंटी हाइपरटेंसिव मेडिकेशन चलनी चाहिए थी। उसका बीपी अगर बढ़ रहा है, बीपी कंट्रोल करने के लिए बीटा ब्लॉकर या बहुत सारे डायोरेटिक्स वगैरह बहुत सारी डिजीज ड्रग्स आती है, उनको यूज़ किया जाना चाहिए था, पर डॉक्टर्स ने यूज़ किया कामपोज। कामपोज मतलब एक सेडेटिव है, इससे नींद आती है, इंसान शांत होता है, ठीक है। तो उन्होंने कामपोज यूज़ किया उस बीपी को कंट्रोल करने के लिए। पर्सनली मेरे से भी पूछो तो अगर ऐसी कंडीशन आ जाए तो क्या होता है, मतलब कि आप एंटी हाइपरटेंसिव भी देते हैं, तो यहाँ पे थोड़ा सा ये पॉइंट ऑफ डिस्प्यूट रह गया। तो इन्होंने कहा कि काम्पोस जो थी वो रॉन्ग थी। इन्होंने कहा कि हमने सही दवाई दी थी उस टाइम पे, जो उनकी कंडीशन थी प्रेगनेंसी के हिसाब से हमने सही दवाई दी थी, एल्प्राजोलाम या सेडेटिव जो भी था। स्टेट कमीशन ने बोला कि अब इन्होंने क्या किया था, वो दो डॉक्टर थे ना जो केजीएमसी से लखनऊ से बुलवाए थे, तो डॉक्टर हेमप्रभा और डॉक्टर मजर। तो क्योंकि ये ड्रग थी तो इसके बारे में इन्होंने पूछा उससे, डॉक्टर हेमप्रभा से। डॉक्टर हेमप्रभा ने बोला कि हाँ भाई, काम्पोस देना सही था। फिर इनसे क्रॉस एग्जामिनेशन में पूछा गया कि क्या इसमें एंटी हाइपरटेंसिव भी यूज हो सकती थी, तो डॉक्टर हेमप्रभा ने बोला यस, इसके अंदर एंटी हाइपरटेंसिव भी यूज हो सकती थी। फिर इनसे पूछा गया क्या आप क्या करती है ऐसी कंडीशन में, तो उन्होंने कहा मैं जो है, मैं इसमें एंटी हाइपरटेंसिव देती, लेकिन इनका काम्पोज देना भी गलत नहीं था, ठीक है। ये डॉक्टर हेमप्रभा ने इसके बारे में बताया कि मैं नहीं देती, लेकिन ये काम्पोज देना भी वन ऑफ द अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट, ठीक है। इसके बाद में इन्होंने बोला कि स्कोलिन और सोडियम पेंटोथाइल करके ये ड्रग्स थी, ठीक है। ये इनको एनेस्थीसिया के टाइम पे जब फिट्स आए थे, अब देखो डॉक्टर्स के वर्जन में क्या हुआ, शाम को वो प्री एक्लेम्सिया में एडमिट हुई, मॉर्निंग में जाके उनको फिर से प्री एक्लेम्सिया के टाइम पे जब उनको शिफ्ट किया गया ओटी में, तब उनको ऑपरेशन टेबल पे फिट्स आ गए, मतलब प्री एक्लेम्सिया कन्वर्ट हो गया एक्लेम्सिया के अंदर, मतलब फिट्स आने लग गए उनको। तो उसको कंट्रोल करने के लिए उन्होंने जो ड्रग दी वो थी स्कोलिन और सोडियम पेंटोथाइल। तो उन्होंने बोला ये सक्सेनाइन कोलिन मतलब कि सही दवा नहीं थी उनकी फिट्स को कंट्रोल करने के लिए। यूजुअली मतलब कि मैग्नीशियम सल्फेट यूज होती है इसमें। मैग्नीशियम सल्फेट क्या होती है, एक तो मेम्ब्रेन स्टेबलाइजर होती है, और ये वंडर ड्रग मानो आप प्री एक्लेम्सिया एक्लेम्सिया के केस में। तो उनका कहना था कि आपने ये तो ड्रग तो यूज ही नहीं की, जो स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट है वो तो आपने कहीं से कहीं तक यूज ही नहीं किया। इसके बारे में जो आपके न्यूरोलॉजिस्ट थे, अब क्योंकि एनेस्थीसिया की बात आ गई और ब्रेन डैमेज भी चली गई, उसके बारे में एक्सपर्ट ओपिनियन कौन देंगे, अपने न्यूरोलॉजिस्ट साहब। न्यूरोलॉजिस्ट साहब जो पैनल से बुलाए थे वो कौन थे, डॉक्टर मजर, ठीक है। तो डॉक्टर मजर ने ये बोला कि हाँ, मैग्नीशियम सल्फेट बहुत अच्छी ड्रग है, लेकिन इन्होंने जो स्कोलिन और सोडियम पेंटोथाइल यूज की ये भी गलत नहीं है। मैं होता तो मैग्नीशियम सल्फेट देता, लेकिन इनका ये देना भी गलत नहीं। समझ गए, दोनों ने ये बोला। स्टेट कमीशन ने ये बोला कि भैया आप तो क्या है कि दोस्त हो, मतलब कि ये अवॉइड नहीं किया जा सकता कि आप दोनों सेम फ्रेटर्निटी से हो,
मतलब डॉक्टर मजहर हुसैन और जो डॉक्टर हेम प्रभा जो है, ये दोनों गायनेकोलॉजिस्ट हैं, और मिसेस कक्कड़ भी गायनेकोलॉजिस्ट, तो कहीं ना कहीं दोस्ती होगी, और डॉक्टर डॉक्टर आपस में दोस्त होते हैं। तो स्टेट कमीशन ने समरीली इसको, इनके एक्सपर्ट ओपिनियन को रिजेक्ट कर दिया कि नहीं नहीं, फालतू बातें नहीं, आप तो दोस्तों आपस में एक दूसरे को बचा रहे हो, तो ये दवाई तो जो है, यहाँ तो एक तो एंटी हाइपरटेंसिव होनी चाहिए थी, और एक यहाँ पे क्या होनी चाहिए थी, यहाँ पे आपको मैग्नीशियम सल्फेट यूज करनी चाहिए थी, ये इन्होंने कहा। इसके बाद अगला पॉइंट जो कंप्लेनेंट साइड ने उठाया, उन्होंने कहा कि देखो, जब ये प्रेगनेंसी में 9 महीने में पहली बार आई थी, तो इनकी ढंग से एंटीनेटल हिस्ट्री लेनी चाहिए थी। एंटीनेटल हिस्ट्री मतलब जब से वो प्रेग्नेंट हुई है तब से लेकर और जब तक लेबर पेन स्टार्ट हुए, वो डिलीवरी से पहले की जितनी भी हिस्ट्री रहती है वो दैट इज कॉल्ड एज एंटीनेटल हिस्ट्री। और जो डिलीवरी के बाद की जो हिस्ट्री रहती है, जो ट्रीटमेंट होता है, उसे कहते हैं अपन पोस्ट नेटल ट्रीटमेंट या पोस्ट नेटल हिस्ट्री। ठीक है, तो नेटल, प्रीनेटल और पोस्टनेटल, ये 3 पीरियड होते हैं। तो उन्होंने कहा एंटीनेटल हिस्ट्री देना जरूरी है। अब एंटीनेटल हिस्ट्री में क्या होता है, आप कितनी एज है आपकी, शुगर तो नहीं है, ठीक है, सोनोग्राफी कैसी रही, बच्चे के अंदर कोई फीटल डिस्ट्रेस तो नहीं आया, इसके अलावा लैब टेस्ट जैसे कि हीमोग्लोबिन, ब्लड काउंट, यूरिन, ठीक है, यूरिन आ गया ना, इसके अलावा LFT लीवर फंक्शन टेस्ट होते हैं, किडनी फंक्शन टेस्ट होते हैं, रीनल फंक्शन टेस्ट होते हैं, ठीक है, ये काफ़ी सारे टेस्ट होते हैं। ये सब करवाना चाहिए था आपको, और आपको ये पूछना चाहिए था भाई, एक तो पेल्विक असेसमेंट करना चाहिए था, क्योंकि फाइनली बात क्या हुई थी, तो डॉक्टर्स ने जो सिजेरियन का डिसीजन लिया था वो इस बेसिस पे लिया था कि इनका सेफेलोपेल्विक डिस्प्रोपोर्शन है, मतलब कि मदर की पेल्विस जो निकलने का रास्ता है बच्चे का, और सेफेल मतलब कि बच्चे का सर जो है उसके बीच में डिस्प्रोपोर्शन है, मतलब बच्चे का सर बड़ा है और माता की जो पैसेज है, जो पेल्विस है जिसके अंदर से बच्चे को डिलीवर होकर बाहर आना था, वो छोटा था, ठीक है, तो उसका डिस्प्रपोर्शन था, तो इस वजह से उनको ये असेसमेंट पहले ही कर लेना चाहिए था या फिर पूछ लेना चाहिए था, ठीक है। एंटीनेटल हिस्ट्री में ये सारी चीजें होती है, अगर ये हो जाती तो पेशेंट जो है उसका पहले पता चल जाता और इमरजेंसी अगली मॉर्निंग तक सिजेरियन नहीं होता उसका, उसका रात में सिजेरियन कर देते कि भाई फाइनली होना तो सिजेरियन ही है। तो इस पर डॉक्टर्स ने जवाब दिया, हाँ ये तो हमने नहीं ली, सही है, और मतलब कि ये भी हमने सेफेलोपेल्विक डिस्प्रोपोर्शन की भी हिस्ट्री हमने नहीं ली। तो स्टेट कमीशन में उसने बोला कि हाँ भाई ठीक है, कंफर्म है कि आपने नहीं ली, आपके रिकॉर्ड में कहीं है ही नहीं, कि हाँ बिल्कुल सही है, कि आपने शुगर वगैरह भी चेक नहीं कराई, कि हाँ कंफर्म है कि नहीं कराई। तो अभी अगर स्टेट कमीशन में देखें हम तो क्या क्या चीज़ें आई, सबसे पहले तो एक्लेम्सिया कंट्रोवर्शियल था, बीपी की रिकॉर्डिंग कंट्रोवर्शियल थी, उनका यूरिन में जो प्रोटीन था वो भी उन्होंने कंट्रोवर्शियल कर दिया था, ठीक है। इसके बाद उन्होंने डॉक्टर हिम प्रभा की जो ओपिनियन थी कि इनको काम पोस्ट देना सही था, उसको भी कंट्रोवर्शियल बता दिया स्टेट कमीशन ने। इसके बाद में एक्सपर्ट ओपिनियन में डॉक्टर मजहर हुसैन ने बोला था कि स्कोलिन और जो सोडियम पेंटोथाल जो ड्रग थी जो एनेस्थीसिया के टाइम पे इनको एडमिनिस्टर की गई थी वो भी कंट्रोवर्शियल है, ठीक है। तो इतनी सारी चीज़ें देखे उन्होंने ये बोला कि हम एक्सपर्ट ओपिनियन को और सारी कंडीशन को कंट्रोवर्शियल मानते हैं, एक्सपर्ट ओपिनियन को हम रिजेक्ट कर दें, रीज़न नहीं बताया उन्होंने कि क्यों रिजेक्ट करते हैं, बट ये चीज़ रूल आउट नहीं की जा सकती कि डॉक्टर्स अपनी फ्रेटर्निटी के अगेंस्ट नहीं दे रहे हैं, लेकिन क्रॉस एग्जामिनेशन में जो है, अब देखो क्रॉस एग्जामिनेशन में क्या बोला उन्होंने, कि क्रॉस एग्जामिनेशन में डॉक्टर टूट गए और उन्होंने सच उगल दिया। सच कैसे उगल दिया, डॉक्टर हिमप्रभा से ये पूछा गया था कि क्या इस कंडीशन में काम पोस्ट देना सही है, कि हाँ सही है, कि आप होते तो क्या देते, तो उन्होंने बोला कि मैं होती तो एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग देती, जैसे कि बीटा ब्लॉकर हो गई या फिर जो भी रिकमेंडेड डायरेटिक हो गई, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर हो गई, वट एवर ड्रग शी वांटेड, तो मैं वैसी कोई दवा देती, ठीक है। इसके बाद में उनसे पूछा गया, डॉक्टर अपनी जो डॉक्टर गायनेकोलॉजिस्ट हिम प्रभा थी, उनसे ये पूछा गया कि भाई आप ये बताओ कि इन ये भी क्या इनको ये दवाई देनी चाहिए थी एंटी हाइपरटेंसिव, तो उन्होंने बोला कि हाँ दे सकते थे, बट काम्पोज देना वाज नॉट रॉन्ग, ठीक है। इतनी बात हो गई, ऐसे ही मजहर हुसैन साहब को भी फंसाया इन्होंने, हाँ क्रॉस एग्जामिनेशन में ऐसा होता है, ठीक है। तो क्रॉस एग्जामिनेशन के बारे में कभी डिटेल पे बात करेंगे, बट इसमें क्या होता है कि वो आपसे हाँ या ना में लीडिंग क्वेश्चन पूछते हैं जिसका जवाब हाँ या ना में होता है। जैसे डॉक्टर मजहर हुसैन से पूछा, डॉक्टर साहब ये बताइए क्या इन्होंने
स्कोलिन और सोडियम पेंटोथॉल देके गलत किया। तो मज़र साहब ने बोला नहीं, मेरी राय में ये गलत ट्रीटमेंट नहीं था। कि बोले थे कि इसका स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट क्या होता है? तो उन्होंने बोला मैग्नीशियम सल्फेट होता है। कि आप होते तो इनकी जगह पे क्या देते? तो उन्होंने बोला मैग्नीशियम सल्फेट, क्योंकि उनके पास भी रिकॉर्ड है ना, अगर उन्होंने 1000 डिलीवरी कराई है उसमें मैग्नीशियम सल्फेट अगर उन्होंने दिया है 990 में, तो यही बोलेंगे ना कि मैं मैग्नीशियम सल्फेट ही दे रहा हूँ। ऐसे करके उन्होंने मैग्नीशियम सल्फेट दिया। तो यहाँ पे ये चीज़ उन्होंने कंफर्म की। क्रॉस एग्जामिनेशन में फंसाया कुल मिला के उन्होंने इस चीज़ में, बट लोग कह जाते हैं, उन्होंने इस चीज़ में डिफरेंस क्रिएट करने की कोशिश की किसी भी तरीके से, कि मतलब कि बयानों में कहीं ना कहीं विरोधाभास आ जाए, कहीं कंट्रोवर्सी आ जाए। तो ठीक है भाई, ये सारी बातें खत्म हो गई। इसके बाद में कंप्लेनेंट ने एक मुद्दा और उठाया। वो मुद्दा क्या था? कि भाई इन्होंने डॉक्यूमेंट जो है बहुत लेट सबमिट किए। अब ब्लू में ले लेते हैं, लेट सबमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट किया इन्होंने। तो डॉक्टर ने कहा कि हमने तो नियमानुसार किया जब हमसे मांगे गए। तो उन्होंने इस चीज़ को डिनाई कर दिया। स्टेट कमीशन ने कहा हाँ यार कॉन्ट्रोवर्शियल है, ठीक है। इसके बाद इन्होंने बोला कि पहले तो हम मानते नहीं है, पेशेंट साइड ने बोला पहली बात तो हम मानते ही नहीं है कि इनको हाइपरटेंशन था। हम तो ये मानते हैं आपसे एनेस्थीसिया में गड़बड़ हो गई जब आप सीजरियन के लिए ले गए, ठीक है। तो हम तो ये मानते हैं कि प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन या एक्लेम्सिया प्री एक्लेम्सिया कुछ भी नहीं था। लेकिन अगर मान लिया कि अगर था, तो बुक्स में, और वाकई में लिखा हुआ है, बुक्स में ये लिखा हुआ है डॉक्टर साहब कि अगर प्री एक्लेम्सिया एक्लेम्सिया हो तो उसका सबसे गोल्ड स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट है, क्योंकि ये प्रेगनेंसी इंड्यूस होता है, तो आप प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर दो, तो अपने आप सारी चीज़ें नॉर्मल हो जाएगी, ठीक है। तो अंडरलाइन कॉज को ट्रीट करना ही बेसिक है। प्रेगनेंसी ही कॉज था इस हाइपरटेंशन का, तो अगर प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन था तो आपने डिलीवरी क्यों नहीं कराई शाम को? फंस गया ना डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब ने इसमें ये तर्क दिया कि हर प्री एक्लेम्सिया या एक्लेम्सिया के केस में इमीडिएट डिलीवरी नहीं कराई जाती, प्री एक्लेम्सिया में तो नहीं कराई जाती। और एक्लेम्सिया जो है कई बार बिना डायरेक्ट प्री एक्लेम्सिया में जाए भी डायरेक्ट प्रेसिपिटेट हो जाता है। मतलब पेशेंट के कोई ब्लड प्रेशर नहीं है, डायरेक्ट उसको फिट्स ही आ गए और हाई ब्लड प्रेशर हो गया, ठीक है। तो कहीं ना कहीं कंट्रोवर्सी इसमें चली रही थी। तो इस पर डॉक्टर ने बोला कि देखो हमारा डिसीजन था ये, हम वेट करते हैं, हम इमीडिएट डिलीवरी कराते हैं, आप कुछ नहीं बोल सकते इस पर, ये हमारा डिसीजन है और हमारे एक्सपर्ट ने मिलकर डिसाइड किया कि हमें वेट करना चाहिए। तो इन्होंने बोला कि क्यों? तो उन्होंने कहा कि बच्चा थोड़ी देर और गर्भ में रह लेगा, थोड़ा और न्यूट्रिशन मिल जाएगा उसको। तो उन्होंने कहा कि भाई सुबह तो वैसे भी आपको करना ही पड़ा कि हाँ, लेकिन उस टाइम पे पता नहीं था। तो इस तरीके से ये कंट्रोवर्सी चलती गई। तो बात ये थी कि इन्होंने सीजेरियन लेट क्यों किया। तो इसमें इनका कहना था कि आपने सीजेरियन लेट किया, इन्होंने कहा ये हमारा डिसीजन था, हमको नहीं करना था जल्दी, आप जो चाहे कर लो। स्टेट कमीशन ने बोला हाँ सही है, दत्ता में लिखा हुआ है जो स्टैंडर्ड बुक्स है उसके अंदर लिखा हुआ है कि भाई आप प्रेगनेंसी टर्मिनेट कर दो और बीपी अपने आप कंट्रोल हो जाता है, फिट्स वगैरह भी कंट्रोल हो जाता है, ठीक है। तो इन्होंने बोला कि नहीं ये हमारा डिसीजन था। अब इन्होंने स्टेट कमीशन ने ये भी बोल दिया कि आपके पास तो कोई लैब डायग्नोसिस भी कंफर्म नहीं है, आपके पास तो बस एक स्ट्रिप टेस्ट है। और इसके अलावा क्या था, इंक्रीज बीपी और स्वेलिंग ऑफ फीट ट्राइड की, जो कि चलो मान लेते हैं हम एक बार, लेकिन ये तो क्लासिकल साइंस ऑफ प्रेगनेंसी है। मतलब एक प्रेगनेंसी में आपके पैर में सूजन आती ही है, आपका ब्लड प्रेशर कई बार बढ़ जाता है, क्योंकि फीमेल की बॉडी में सर्कुलेटिंग इंट्रावास्कुलर वॉल्यूम भी बढ़ जाता है। तो उस केस में क्या होता है कि बीपी बढ़ना भी लाजमी है और स्वेलिंग ऑफ फीट भी लाजमी है। और क्योंकि जो उसकी ह्यूमोडाइल्यूशन होता है फीमेल की बॉडी में वो बढ़ जाता है स्मूथ फ्लो होने के लिए प्लेसेंटा को ब्लड, ताकि आराम से स्मूथली चला जाए, तो उसकी वजह से थोड़ा सा हीमोडाइल्यूशन भी होता है। तो ये सारी चीज़ें आती हैं। तो उन्होंने कहा आपके पास कोई लैब डायग्नोसिस नहीं है कि आप प्रोटीन इन यूरिन बता दो और इसको प्रीक्लेम्सिया डिक्लेयर कर दो। बोले हमारे पास स्ट्रिप टेस्ट है। तो स्टेट कमीशन बोलता है कि भाई स्ट्रिप टेस्ट तो आप मैनिपुलेट भी कर सकते थे। तो डॉक्टर जवाब देते हैं कि नहीं, हम मैनिपुलेट कैसे करेंगे, मतलब कि ये तो आपको प्रूव करना है, अगर है तो। अगर हम बता रहे हैं स्ट्रिप टेस्ट किया है तो बर्डन ऑफ प्रूफ तो अपोजिट पार्टी के ऊपर है, अनलेस प्रूव्ड अदरवाइज ये स्ट्रिप टेस्ट इज वैलिड और इसी से ट्रीटमेंट होता है, वाकई में होता है, ठीक है। तो ये हाईकोर्ट ने ये वाला पॉइंट पे इनका डिस्कशन हो गया। इसके बाद में बात आई डॉक्टर मजहर हुसैन और डॉक्टर हिम प्रभा की। इन्होंने बोला कि ये क्रॉस एग्जामिनेशन पे इनकी रिपोर्ट्स
कंट्रोवर्शियल हैं। इन्होंने खुद ने माना है कि भाई मैं होता तो मैग्नीशियम सल्फेट देता, और डॉक्टर हेम प्रभा ने माना कि मैं होती तो एंटी हाइपरटेंसिव देती। हम मैं काम्पोज नहीं देती, और मैं क्या कहते हैं स्कोलिन और सोडियम पेंटोथाल नहीं देता, ऐसा बोला इन्होंने। इन्होंने बोला, जो डॉक्टर्स थे उन्होंने बोला कि नहीं, ये हमारा डिसीजन था, वेट करना डिलीवरी के लिए सुबह तक ये हमारा डिसीजन था, काम पोस्ट देना हमारा डिसीजन था, और सोडियम पेंटोथाल और स्कोलिन देना ये हमारा डिसीजन था, आप चैलेंज नहीं कर सकते। ठीक है, ये इन्होंने कह दिया। और स्टेट जो कमीशन था उसने भी बोला कि हाँ भाई कुछ तो गड़बड़ हुई है बाबू, आपने ऐसा किया है, और क्रॉस एग्जामिनेशन पर सारा सा सामने आ गया है, और अब बात खत्म है, आप नेग्लिजेंट हो। तो स्टेट कमीशन ने नेग्लिजेंट डिक्लेयर कर दिया डॉक्टर्स को, और वही तीनों डॉक्टर्स पे जुर्माना लगा दिया। डन। अब उसके बाद 2004 में अपील हुई नेशनल कमीशन में, और नेशनल कमीशन में ये एक एक करके ये सारी चीज़ें जो है, एक एक करके सारी दलीलें जो हैं वो धाराशायी होती है। मैं बताता हूँ आपको कैसे। सबसे पहले नेशनल कमीशन में पहला जो इनका आर्गुमेंट था, उसके ऊपर हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। पहला आर्गुमेंट था कि देयर वाज नो एक्लेम्सिया। नेशनल कमीशन ने बोला स्टेप टेस्ट है, डॉक्यूमेंट में है, उन्होंने बोला प्री एक्लेम्सिया है, प्रूव अदरवाइज और इट इज एक्लेम्सिया। तो एक्लेम्सिया, प्री एक्लेम्सिया स्टैब्लिश्ड, जिसको कि पहले इन्होंने कंट्रोवर्शियल मान लिया था। ठीक है, इसके बाद उन्होंने बोला डॉक्यूमेंट्स आर फॉर्ज्ड। उन्होंने बोला कोई है सबूत तुम्हारे पास में, डॉक्यूमेंट उन्होंने टाइम पे जमा कराए, तुमने मांगे लेट, या जो वट जो भी कॉज था, अगर लेट सबमिशन हुआ है तो वो अकॉर्डिंग टू रूल ही लेट सबमिशन हुआ है, तो इसलिए यहाँ पे भी नो नेग्लिजेंस, नो कंट्रोवर्सी, डॉक्यूमेंट्स आर परफेक्टली वैलिड। नेशनल कमीशन ने ये माना। इसके बाद बोला कि अब जैसे वो बीपी वाली क्राइटेरिया की बात आई थी, इन्होंने बोला था स्टेट कमीशन ने कि 180 mm ऑफ एचजी का जो है वो ज़्यादा होना चाहिए एक्लेम्सिया में जाने के लिए। तो इन्होंने बोला नेशनल कमीशन ने कि बुक्स में साफ साफ लिखा हुआ है कि डायस्टोलिक बीपी इज मोर इम्पोर्टेंट देन सिस्टोलिक बीपी, नंबर वन। तो आपसे सिस्टोलिक का क्राइटेरिया नहीं ले सकते, नंबर वन। नंबर टू, ये जो केस था इसके अंदर डॉक्टर्स का डिसीजन है, ये डॉक्टर्स का डिसीजन है कि वो कब क्या लेना चाहते हैं। क्योंकि मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि प्री एक्लेम्सिया की स्टेज से होते हुए ही एक्लेम्सिया में जाए पेशेंट। जो उसको झटके आ रहे हैं, जो फिट्स आ रहे हैं, वो पहले उससे पहले प्री एक्लेम्सिया हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है कि बेसिक हाइपरटेंशन है, 130/90 उसका बीपी चल रहा है, ठीक है, और एकदम से जब डिलीवरी होने लगी फुल टर्म पे और वो फिट्स में चली गई, कोई प्री एक्लेम्सिया नहीं है, कोई प्रोटीन यूरिन नहीं है, डायरेक्ट फिट्स में चली गई। तो इसलिए इन सारी चीज़ों का एक्सपर्ट डॉक्टर है, और ये इनका फैसला डॉक्टर पे ही छोड़ देना चाहिए। तो यहाँ पे कोई भी क्राइटेरिया ब्रेक नहीं हुआ। इसके बाद बोला उन्होंने एक्सपर्ट ओपिनियन से, एक्सपर्ट ओपिनियन के बारे में बात की। तो उन्होंने बोला, नेशनल कमीशन ने माना कि जो एक्सपर्ट से जो ओपिनियन लिए गए थे उसको मिसकंस्ट्रू किया गया, मतलब कि उसका गलत मतलब निकाला गया। आपने जब उनसे पूछा कि क्या इनका काम खोज देना गलत था, और जब आपने उनसे पूछा कि आप क्या देते हैं, ये दोनों अलग अलग चीज़ें। रीज़न बीइंग, अगर एक कॉलोनी में, एक एरिया में 100 डॉक्टर्स हैं, अगर 25 एक ट्रीटमेंट देते हैं और 75 अलग ट्रीटमेंट देते हैं, फॉर एग्जांपल एक बीमारी आ गई मलेरिया की, उसमें 25 डॉक्टर देते हैं ABCD, और 75 डॉक्टर डॉक्टर देते हैं क ख ग घ। तो अगर ये दोनों अप्रूव ट्रीटमेंट है, तो अगर कोई डॉक्टर ये 25 डॉक्टर्स वाला ABCD से ट्रीटमेंट करता है उसका बीमारी का, या फिर क ख ग घ से ट्रीटमेंट करता है वो इस बीमारी का, ये डॉक्टर्स का डिसीजन है अपना। अगर वो कोई एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड केयर ऑफ प्रैक्टिस अगर परस्यू करते हैं तो उन्हें नेग्लिजेंट नहीं किया जा सकता। जस्ट बिकॉज कि इनका ट्रीटमेंट का तरीका इनके ट्रीटमेंट से अलग था, इसकी वजह से ये नेग्लिजेंट नहीं है। तो इसका मतलब कि डॉक्टर हेम प्रभा अगर एंटी हाइपरटेंसिव देती हैं, और अगर वो 25 डॉक्टर काम पोस्ट देते हैं, तो काम पोस्ट देना गलत नहीं है। सिमिलरली डॉक्टर मजहर हुसैन के द्वारा यहाँ पे अगर वो मैग्नीशियम सल्फेट देते हैं और ये लोग स्कोलिन और सोडियम पेंटोथाल देते हैं, तो इस केस में इनका ये देना भी कहीं से कहीं तक गलत
नहीं। आई समझ में? तो सुप्रीम कोर्ट ने एक्सपर्ट ओपिनियन को मिसकंस्ट्रूड, स्टेट कमीशन में मिसकंस्ट्रू किया गया ऐसा मान के इसको भी एक्सेप्ट कर दिया। ठीक है। इसके बाद डॉक्टर ने, नेशनल कमीशन ने भी माना कि एंटीनेटल हिस्ट्री इन्होंने भी रिकॉर्ड नहीं की, ये कंफर्म बात है। और इन्होंने इनके टेस्ट वगैरह भी नहीं कराए, जो लैब LFT RFT वगैरह जितने भी टेस्ट होते हैं ये सब भी नहीं कराए। ठीक है। तो ये तो इनकी गलती थी, ये नेशनल कमीशन ने भी माना गलती हुई। ठीक है, मिस्टेक। आगे बात करेंगे इस पे ये है क्या। ठीक है। इसके बाद में सुप्रीम कोर्ट ने लेट सबमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट के बारे में बोला था, वो बोल ही दिया कि भाई वेरी लेट सबमिटेड, कंट्रोवर्शियल है लेकिन नॉट प्रूव। ठीक है, कंट्रोवर्शियल है बट नॉट प्रूव, डॉक्यूमेंट्स के बारे में कोई बकवास नहीं सुनेंगे हम। ठीक है। अब इसके बाद उन्होंने बोला कि आपने जब शाम को एडमिट हो गए थे, नेशनल कमीशन ने बोला कि अगर ये शाम को एडमिट हुए थे और सुबह तक डॉक्टर्स ने वेट किया तो ये इनका प्रेरोगेटिव है, ये इनका डिस्क्रिशन है कितना वेट करना चाहते हैं और कब डिलीवरी कराना चाहते हैं। जैसे ही इमरजेंसी आई इन्होंने डिलीवरी करा दी। ठीक है, तो ये अपनी उसमें भी कहीं से कहीं तक नेग्लिजेंट नहीं थे। ठीक है। कोई डॉक्टर हो सकता है उस टाइम पे उनकी डिलीवरी करा देता, ये वो डॉक्टर थे जिन्होंने चूज किया कि उस टाइम पे वो डिलीवरी नहीं कराएंगे। ओके। तो इन्होंने ऐसा नहीं है कि इन्होंने मतलब कि कोई गलती कर दी, इन्होंने स्टैंडर्ड ऑफ प्रैक्टिस को फॉलो किया वहाँ पे। कुछ डॉक्टर होते जो वो कर देते, तो कुछ डॉक्टर जिन्होंने नहीं किया। इसके बाद आता है जो एक पॉइंट उठा था कि एक्सपर्ट्स का जो एविडेंस है उसको रिजेक्ट कर दिया गया। देखो, एक्सपर्ट एविडेंस को जब भी रिजेक्ट किया जाता है तब उसके पीछे रीजन दिए जाते हैं समरीली, मतलब कि एक कंसाइज फॉर्म में सिर्फ ये कह के रिजेक्ट कर दिया जाना कि भाई डॉक्टर्स तो कलीग है, आपस में दोस्त होते हैं इसलिए एक दूसरे के खिलाफ नहीं बोल रहे, ये कोई तरीका नहीं है। एक्सपर्ट एविडेंस को इसलिए एक्सेप्ट किया जाता है और इनके एविडेंस का सही मतलब निकालते हुए बताया जाता है कि कंपोस्ट देने में और स्कोलिन और सोडियम पेंटोथाल देने में हॉस्पिटल नेग्लिजेंट नहीं था, इट वाज करेक्ट। तो इन्होंने एक एक करके स्टेट कंज्यूमर कमीशन के सारे फैसले जो है एक एक करके पलट दिए, एक्सेप्ट फॉर द केस एक चीज में ये दोनों एग्री हुए, और वो चीज क्या थे, स्टेट कमीशन और नेशनल कमीशन, कि एंटीनेटल हिस्ट्री को रिकॉर्ड नहीं करना गलती थी। अब मैंने गलती यूज किया है इस पूरे टर्म में, मैंने कहीं भी नेग्लिजेंस वर्ड यूज नहीं किया। तो इस टाइप की गलती जो है वो नेग्लिजेंस में नहीं आती, ये आती है डेफिशिएंसी ऑफ सर्विसेज में। डेफिशिएंसी ऑफ सर्विसेज और इनके बीच में क्या डिफरेंस है, अब हम टेक अवे पॉइंट्स पे चलते हैं हमारे। ठीक है। तो हमारे टेक अवे पॉइंट्स क्या क्या हैं। सबसे पहली तो, अगर एक्सेप्टेड प्रैक्टिस है, मैंने बताया था वो मोहल्ले में एरिया में अगर इतने लोग हैं 25 कुछ फॉलो कर रहे हैं 75 कुछ फॉलो कर रहे हैं, लेकिन अगर सब एक्सेप्टेड है तो इट इज नॉट नेग्लिजेंट टू परस्यू वन, मतलब वन ऑप्शन ऑफ ट्रीटमेंट ओवर द अनदर। ठीक है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे कोई नेग्लिजेंस नहीं प्रूव होता है ऐसे केसेस में। अगर उन्होंने वही काम्पोज को अगर यूज कर लिया उसकी जगह पे एंटी हाइपरटेंसिव की जगह, तो वो गलत नहीं है। एक्सपर्ट ओपिनियन कैन बी रिजेक्टेड, कोर्ट नॉट बाउंड। दूसरी चीज निकल के आई इस केस से कि केस के टेकअवेज ये हैं कि कोर्ट में एक्सपर्ट जाके कुछ भी कह दे, कोर्ट बाउंड नहीं है उस एक्सपर्ट ओपिनियन को एक्सेप्ट करने के लिए। मतलब अगर मैं जाके, मैं एक एक्सपर्ट हूँ और मैं जाके बोल दूँ कि ये इंजरी जो है ग्रीवियस है, इसको सजा दे दो, कोर्ट बाउंड नहीं है उस इंजरी को एक्सेप्ट करने के लिए। और ऐसा कई बार होता है, हम लोग जाते हैं, हम लोग फॉरेंसिक मेडिसिन में हम इंजरी रिपोर्ट बनाते हैं, कोर्ट नहीं मानता उस इंजरी रिपोर्ट को, बोलता है कि नहीं हम नहीं मानेंगे कि इंजरी ग्रीवियस है, हमारे पास सफिशिएंट रीजन नहीं है। मत मानो साहब, हम तो एक्सपर्ट है, ओपिनियन देना हमारा काम है, हमारी ओपिनियन को मानना उसके लिए कोर्ट बाउंड नहीं है। प्रोवाइडेड रीजन उसको रिकॉर्ड करने होंगे सफिशिएंट। कोर्ट ने इसमें रीजन तो रिकॉर्ड किया, स्टेट कमीशन ने इसमें रीजन तो रिकॉर्ड किया, बट दैट वाज नॉट एट ऑल सफिशिएंट एज पर नेशनल कमीशन। गॉट इट। इसके बाद आते हैं हम हमारे इस टॉपिक पे जो कि हमारा
बेसिक टॉपिक है, डेफिशिएंसी ऑफ सर्विस वर्सेस नेग्लिजेंस। 9 लाख का फाइन लगाया था, मतलब जो कंपनसेशन था वो अवार्ड किया था 2004 में। किसने? स्टेट कमीशन ने। नेशनल कमीशन ने हालांकि इसमें बोला कि कोई नेग्लिजेंस नहीं था, लेकिन फिर भी उन्होंने 5 लाख का जुर्माना लगाया। और वो क्यों लगाया? दैट वाज बिकॉज ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ सर्विस। अब मैं आपको बताता हूँ चीज़ क्या होती है। कंज्यूमर कोर्ट के अंदर अगर ये पूरा पार्ट जो है डेफिशिएंसी ऑफ सर्विस है, तो इसका बस इतना सा पार्ट जो है वो नेग्लिजेंस होता है। फॉर एग्जाम्पल, रिकॉर्ड नहीं देना। जैसे आप किसी हॉस्पिटल में या आपकी सर्जरी हुई थी, आपने वहाँ पे जाके बोला कि मुझे अपने ट्रीटमेंट रिकॉर्ड चाहिए, सारी कॉपीज चाहिए, जितनी भी मेरे सीटी स्कैन हुआ है, जो भी मेरी सर्जरी हुई, ऑपरेटिव नोट्स वगैरह है, मुझे उन सबकी कॉपी चाहिए। अगर हॉस्पिटल ने आपको वो नहीं दी, तो क्या वो नेग्लिजेंस है? मेडिकल नेग्लिजेंस है? नहीं। क्या वो डेफिशिएंसी ऑफ सर्विस है? यस। तो every medical negligence is a deficiency of service, but every deficiency of service is not medical negligence. डेफिशिएंसी ऑफ सर्विसेज कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर एक बहुत बड़ा अम्ब्रेला है, जिसके अंदर एक पार्ट है, एक ब्लॉक है, एक एरिया है मेडिकल नेग्लिजेंस। इस केस में क्या हुआ? मेडिकल नेग्लिजेंस तो नहीं प्रूव हुई, लेकिन कोर्ट ने ये माना कि एंटीनेटल हिस्ट्री को रिकॉर्ड नहीं करना, उसके प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर नहीं करना, ये दैट वाज डेफिशिएंसी ऑफ सर्विस। अब नाउ इट इज डिबेटेबल कि उसकी वजह से डैमेज हुआ था या नहीं हुआ था, और हुआ था तो फिर इसको मेडिकल नेग्लिजेंस क्यों नहीं प्रूव किया गया? फैक्ट्स ऑफ द केस क्या थे ये हमें जजमेंट में डिटेल में नहीं पता चले, बट दिस इज वन ऑफ द यूनिक केस वेयर देयर वाज नो मेडिकल नेग्लिजेंस और डेफिशिएंसी ऑफ सर्विस प्रूव हो गई, इसलिए वहां पे कोर्ट ने 5 लाख रुपए जुर्माना इनको दिया। ऐसे कई सारे केस होते हैं दोस्तों, जिसमें कोर्ट ऐसा मना कर देती है कि चलो तुम्हारा नेग्लिजेंस भी नहीं है, तुम्हारी डेफिशिएंसी ऑफ सर्विस भी नहीं है, लेकिन अब तुमने 5-6 साल में ना इसको, जैसे 10 लाख का तुम्हारे ऊपर जुर्माना लगा था, तो तुमने 5-6 साल में इसको 1.5 लाख रुपए दे दिए, अब वो वापस नहीं लोगे तुम, अब तुम उसे एक्स ग्रेशिया पेमेंट मान के भूल जाओ। ऐसा भी कई सारे केसेस है, ठीक है, मैं आपको बताऊंगा आगे। और दिस इज वन ऑफ द डिटेल केसेस इन विच डेफिशिएंसी ऑफ सर्विस एंड मेडिकल नेग्लिजेंस वर कंपेयर्ड। अच्छा लगा आपको ये केस डिस्कशन? अगर आप इसमें कोई सजेशन देना चाहते हैं तो यू आर मोस्ट वेलकम। इसके बाद में ब्रीफ में जाते जाते आउटरो डालने के बजाय मैं आपको केस कुंडली पे ले चलता हूँ। इस केस की कुंडली क्या कहती है? ड्यूटी ऑफ केयर, क्या इसमें ड्यूटी ऑफ केयर हुआ? हाँ, ड्यूटी ऑफ केयर थी। वो पेशेंट आके एडमिट हुआ, उसने फीस भरी वहाँ पे। ये क्लेम करते हैं कि वो बिना पैसे दिए भाग के चले गए, लेकिन कुछ तो उसने जमा कराया ही था एडवांस अमाउंट रजिस्ट्रेशन के टाइम पे, तो दैट वाज टेकन एज फीस। तो ड्यूटी ऑफ केयर यहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है। डेरिलिक्शन ऑफ ड्यूटी, क्या उन्होंने डेरिलिक्शन ऑफ ड्यूटी की? दिस इज द कंट्रोवर्शियल पार्ट। डैमेज हुआ? बिल्कुल हुआ। डैमेज कैसे हुआ? वो कोमा में चली गई यार, वेजिटेटिव स्टेट में चली गई, बाद में डेथ हो गई उसकी, ठीक है। तो डेरिलिक्शन ऑफ ड्यूटी यहाँ ये प्रूव करना बाकी रह गया, बाकी डैमेज तो हुआ। लैक ऑफ स्किल, क्या डॉक्टर क्वालिफाइड नहीं थे? गायनेकोलॉजिस्ट थी, एनेस्थीसियोलॉजिस्ट थी, और डॉक्टर कक्कड़ खुद क्वालिफाइड थे, उनका नर्सिंग होम चला रहे हैं, तो लैक ऑफ स्किल तो नहीं थी डेफिनेटली। लैक ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ केयर, ठीक है, स्टैंडर्ड ऑफ केयर इस पे डिबेट हो सकती है, क्योंकि डेरिलिक्शन ऑफ ड्यूटी में ये वाला पॉइंट हमारा मार्क्ड है। अब हम मार्क करके चलते हैं, इसी पे तो डिस्कशन हुआ था, ठीक है। तो अब हम आते हैं इसके बाद में, अगर इन दोनों का कॉजल लिंकेज मिल जाता है हमें, डैमेज और डेरिलिक्शन ऑफ ड्यूटी का, तो हम उसे बोल देते हैं कॉजल लिंकेज हमको मिल गया। अब उसके बाद या तो ये सिविल हो सकता है, क्रिमिनल हो सकता है। क्रिमिनल में वो गए नहीं, तो अब हम सिविल या कंज्यूमर के बारे में बात करेंगे, सॉरी काटना नहीं था, ठीक है। तो वो गए कंज्यूमर फोरम में। कंज्यूमर फोरम में क्यों जाता है इंसान? क्योंकि वहां पे डिसीजन थोड़ा जल्दी होता है। इस केस में क्या हुआ? नो नेग्लिजेंस हुआ, ठीक है। नेग्लिजेंस प्रूव क्यों नहीं हुआ? क्योंकि डेरिलिक्शन ऑफ ड्यूटी में स्टैंडर्ड ऑफ केयर प्रूव नहीं हो पाया। इस केस में स्टैंडर्ड ऑफ केयर कहाँ पे वो मतलब कि डिस्कशन हो रहा था उस पर? एक तो मतलब कि आपका उसको ढंग से मैनेज नहीं करना, उसको बी मतलब सेफेलोपेल्विक डिस्प्रपोर्शन की जगह उसको बता देना प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन या प्री एक्लेम्पसिया, नंबर 1 तो ये पॉइंट था। नंबर 2 ये पॉइंट था कि उसको काम्पोज देना गलत था, जबकि वो हाइपरटेंसिव थी। तो नंबर 3 उसको स्कोलिन और सोडियम पेंटोथॉल देना गलत था। तो ये स्टैंडर्ड ऑफ केयर कंटेस्ट किया था पेशेंट की तरफ से, लेकिन यहाँ पर स्टैंडर्ड ऑफ केयर को सुप्रीम कोर्ट ने नकार दिया। उन्होंने बोला कि नहीं, उन्होंने एक्सेप्टेड मोडालिटी ऑफ ट्रीटमेंट्स में से ही एक चूज किया, तो उन्होंने स्टैंडर्ड ऑफ केयर कहीं पे भी गलत नहीं किया। स्टैंडर्ड ऑफ केयर का मतलब ये नहीं कि एकदम हाईएस्ट स्टैंडर्ड, मतलब एकदम कोई उनसे फेल ही नहीं हो रही, कोई लेप्रोस्कोपिक ऑपरेशन उनका फेल नहीं हो रहा, नहीं। सुप्रीम कोर्ट बोलता है नॉट द हाईएस्ट डिग्री, नॉट द लोवेस्ट डिग्री,
ठीक है, स्टैंडर्ड ऑफ केयर शुड बी यूनिफॉर्म विच ए रीजनेबली प्रूडेंट मैन वुड हैव डन इन दैट सर्कमस्टेंस। उस कंडीशन में एक समझदार ऑर्डिनरी व्यक्ति क्या करता, कोई बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्या करता वो नहीं बोल रहे हम, कोई एकदम गधा टाइप का डॉक्टर क्या करता वो भी नहीं बोल रहे हम, एक रीजनेबली ऑर्डिनरी प्रूडेंट मैन। इसका डिसीजन होता है एक्सपर्ट ओपिनियन से। एक्सपर्ट ओपिनियन आ गया था इसमें डॉक्टर हेम प्रभाकर और डॉक्टर मजर, ये यहाँ पे डिसाइड हो गया। तो यहाँ पे नेग्लिजेंस तो प्रूव नहीं हुआ, नो नेग्लिजेंस प्रूव हुआ गया, लेकिन यहाँ पे डेफिशिएंसी ऑफ सर्विस प्रूव हो गई। ठीक है, जो हमने अभी डिस्कस किया था, तो केस कुंडली के अंदर ये यहाँ पे डिक्लेयर होते हैं डेफिशिएंसी ऑफ सर्विस में। इसलिए कोर्ट ने, कंज्यूमर कोर्ट ने इनके ऊपर 5 लाख रुपए का डेफिशिएंसी ऑफ सर्विस का जुर्माना लगाया। ठीक है, अब आप सोच के देखिए अगर वो उस टाइम पे नो नेग्लिजेंस के, अब मुझे कभी कभी पर्सनली ऐसा लगता है कि कोर्ट इज बीइंग रीजनेबल और वो बीच का रास्ता निकाल देते कई बार ऐसे डिस्प्यूट्स में। अब जैसे उन्होंने डॉक्टर्स को बोला आपके हॉस्पिटल की बदनामी हो रही, मुझे नहीं पता क्या हुआ, बट हो सकता है उन्होंने बोला आपके हॉस्पिटल की बदनामी है, चलो आपसे बदनामी तो वापस ले लेते हैं क्योंकि नेग्लिजेंस नहीं था। लेकिन अब क्या उस माँ के लिए जिसकी बेटी चली गई, जिसका जवाई चला गया, जिसका पति चला गया इस केस में के ड्यूरिंग, उसको आप जो पैसे दे चुके हो, उसके पास तो क्या मतलब जीने का क्या ही सहारा सहारा बचा। अब उसका तो एक बस नाती बचा हुआ है। ठीक है, मतलब नाती पोता जो भी है वो बचा हुआ है। अब उसको उसको टेक केयर करना, वो है अभी कितने साल का, 21 साल का। अब उसकी पूरी ज़िंदगी पड़ी है, कौन उसका खर्चा देगा, घर का खर्चा, घर के खाने का कौन चलाएगा। ये सारे केस देखे डेफिशिएंसी ऑफ सर्विस में हो सकता है डाल के कई बार ऐसे कर देते हैं। वैसे ही मैंने मैं आपको बताया था कि जैसे एक्सग्रेशिया पेमेंट में कई बार ऐसा होता है कि वो ये करते हैं कि आपने जो अभी तक जमा कराया नेग्लिजेंस तो हम ओवर रूल करते हैं आपका, जो स्टेट कोर्ट ने जो भी डिसाइड किया आपका नेग्लिजेंस, लेकिन नेग्लिजेंस तो हम ओवर रूल करते हैं, लेकिन अब आपका जो पैसा है ना वो अब आप उस मतलब जो भी रेस्पोंडेंट है ना उससे वापस मत लो, उसकी कंडीशन बहुत ख़राब है। तो सेम ही हुआ है यहाँ पे भी, मतलब आई थिंक सो, आई डोंट नो व्हाट मतलब ट्रांसपायर्ड बिहाइंड द सीन्स, और वहाँ पे एक्चुअली में होता है आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट्स होते हैं, वहाँ पे बातें चीतें होती है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू द लास्ट, अप टू द लास्ट। और ऐसी वीडियो हम लेके आ जाएंगे, डिटेल में डिस्कशन करेंगे, जल्दी जल्दी देखने वाला है तो अपने पास नहीं आना। लॉ इज़ ए एक्सट्रीमली डिटेल्ड सब्जेक्ट, और हम क्योंकि यहाँ पे एक लिंक कर रहे हैं लॉ एंड मेडिसिन को, तो हर चीज़ पे मुझे ये मान के चलना पड़ेगा कि आपको ना जूरिस्प्रूडेंस पता है, ना आपको लॉ पता है, और ना ही आपको मेडिसिन पता है, तभी जाके मैं आपको समझा पाऊंगा। इसलिए 10-15 मिनट के वीडियो में नहीं बना पाऊंगा। बने रहिए हमारे साथ, डॉक्टर इन लॉ में लॉ मीट्स मेडिसिन। मैं था आपका होस्ट एंड दोस्त डॉक्टर शशांक शर्मा। थैंक यू वेरी मच।